beyond the noise. नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत की भाषा नीति की, उसके इतिहास की और हाँ, उससे जुड़े कुछ विवादों की भी। नमस्ते। अक्सर हम सुनते हैं या शायद मान लेते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर जो स्रोत हमने देखे हैं वो कहानी कुछ और ही बताते हैं, है ना? बिल्कुल, ये धारणा आम जरूर है, पर सच्चाई थोड़ी अलग है, थोड़ी जटिल है। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों के जरिए समझते हैं कि संविधान क्या कहता है और ये मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों रहा है। हाँ, तो सबसे पहले यही गांठ खोलते हैं। क्या संविधान में सच में कोई राष्ट्रभाषा है? देखिए, यही सबसे आम गलतफहमी है। संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अच्छा। जी, अनुच्छेद 343 है, वो ये कहता है कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, आधिकारिक भाषा। हाँ, पर साथ ही उसी अनुच्छेद ने अंग्रेजी को भी आधिकारिक कामों के लिए जारी रखने की इजाजत दी थी, शुरू में 15 साल के लिए। ये आधिकारिक और राष्ट्रभाषा में फर्क क्या है फिर? मतलब सरकार के काम के लिए हिंदी बस? मोटा मोटा समझें तो हाँ, आधिकारिक भाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा, संसद, कानून, एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि राष्ट्रभाषा का विचार ज्यादातर एक, आप कह सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा होता है। शायद संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर किसी एक भाषा को ये बड़ा वाला दर्जा नहीं दिया, क्योंकि भारत में विविधता बहुत है। सही बात है। अच्छा, ये तो केंद्र सरकार की बात हुई, राज्यों के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, वो भी जरूरी है। अनुच्छेद 346 और 347 राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का पूरा अधिकार देते हैं। मतलब वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं? जी बिल्कुल, चाहें तो अपनी क्षेत्रीय भाषा रखें, चाहें तो हिंदी अपनाएं या एक से ज्यादा भाषाएं भी रख सकते हैं। अच्छा, आज क्या स्थिति है? मतलब कितने लोग हिंदी बोलते हैं और दूसरी भाषाएं? देखिए, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं या समझते हैं, लेकिन देश में 120 से भी ज्यादा मुख्य भाषाएं हैं और संविधान की 8वीं अनुसूची है ना। हाँ, उसमें 22 भाषाएं हैं शायद। जी, अभी 22 हैं। शुरू में सिर्फ 14 थी और कम से कम 30 और भाषाओं को उसमें शामिल करने की मांग उठती रहती है। समझ गई। जाहिर है संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई होगी। आजादी के वक्त माहौल कैसा था? माहौल आप पूछिए मत, बहुत गर्म था। शायद सबसे ज्यादा बहस वाले मुद्दों में से एक था ये। स्रोत बताते हैं कि गांधी जी और नेहरू जैसे बड़े नेता हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। हिंदुस्तानी मतलब हिंदी उर्दू मिक्स? हाँ, वही मिलीजुली भाषा। वो इसे एकता का प्रतीक मानते थे। लेकिन फिर हिंदुस्तानी की जगह सिर्फ हिंदी पर जोर कैसे आ गया? विभाजन, पार्टीशन ने सब बदल दिया। हिंदुस्तानी में क्योंकि उर्दू का प्रभाव था तो उसका विरोध होने लगा। फिर संविधान सभा में 2 गुट बन गए। कैसे गुट? एक तरफ थे आरवी धुलेकर जैसे लोग जो हिंदी के जबरदस्त समर्थक थे, और दूसरी तरफ थे टी.ए. रामालिंगम चट्टियार जो गैर हिंदी राज्यों से थे और तमिल जैसी पुरानी भाषाओं का हवाला दे रहे थे। तो फिर सहमति कैसे बनी? वहीं पर के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर का एक फॉर्मूला काम आया। इसे मुंशी अयंगर फॉर्मूला कहते हैं। ये एक तरह का समझौता था। अच्छा, क्या था इसमें? यही कि हिंदी आधिकारिक भाषा बनेगी, लेकिन अंग्रेजी भी अगले 15 साल तक चलती रहेगी। मतलब एक तरह से सवाल को थोड़ा टाल दिया गया शायद। बड़ी नाजुक सी सहमति बनी थी। ये 15 साल अंग्रेजी को क्यों दिए गए और फिर ये हमेशा के लिए कैसे रह गई? वजहें थीं। एक तो ये कि गैर हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी अपनाने या सीखने का वक्त मिल जाए। दूसरा, अंग्रेजी में जो सरकारी काम चल रहा था वो एकदम से ना रुके। ठीक है। लेकिन जैसे ही 1965 पास आने लगा, दक्षिण भारत में, बंगाल में, मतलब गैर हिंदी इलाकों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। डर था कि हिंदी थोपी जाएगी। बिल्कुल, वही डर था। उस समय #स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन जैसे विचार बहुत फैले। तो फिर सरकार ने क्या किया? इन विरोधों को देखते हुए 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट लाया गया। इस कानून ने अंग्रेजी के इस्तेमाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं रखी। अच्छा। हाँ, और फिर नेहरू जी ने और बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी गैर हिंदी राज्यों को भरोसा दिलाया। 1967 में एक्ट में संशोधन भी हुआ, जिससे ये व्यवस्था और पक्की हो गई। तो अंग्रेजी का रहना सिर्फ एक प्रशासनिक जरूरत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सहमति भी बन गया। और भाषा का असर सिर्फ सरकारी कामकाज पर ही नहीं पड़ा, राज्यों की सीमाओं पर भी तो पड़ा ना? हाँ बिल्कुल, भाषा पहचान का एक बहुत मजबूत प्रतीक बन गई थी। आजादी के बाद मांग उठने लगी कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर हो। लेकिन शुरू में तो शायद इसका विरोध हुआ था।
जी हाँ, धार आयोग 1948 और फिर जेवीपी समिति, जिसमें नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे, 1949, उन्होंने शुरू में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं है। इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। आर्थिक और प्रशासनिक कारण भी बताए। लेकिन फिर आंध्र प्रदेश तो बना तेलुगु भाषा के आधार पर। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। 1952 में पोट्टी श्री रामुलु ने अलग तेलुगु राज्य के लिए 56 दिन का अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। ओह। उसके बाद काफी हिंसक प्रदर्शन हुए और सरकार को झुकना पड़ा। 1953 में आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा और इसने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का रास्ता खोल दिया। इसके बाद ही फिर वो राज्य पुनर्गठन आयोग बना। जी बिल्कुल, 1953 में फजल अली आयोग बना। उनकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और बड़े पैमाने पर राज्यों की सीमाएं भाषा के हिसाब से तय की गईं। और इसी वजह से बाद में मुंबई से गुजरात और महाराष्ट्र बने। हाँ, 1960 में। और फिर 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। यानी भाषा ने भारत के आज के नक्शे को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और ये मुद्दा आज भी उतना ही नाजुक है। हम देखते हैं कभी ट्विटर पर, कभी नेताओं के बयानों में। हाँ, क्योंकि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, वो हमारी पहचान है, हमारी भावनाओं से जुड़ी है। वो कहावत है ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ये भारत की सच्चाई है। ये विविधता हमारी ताकत भी है और कभी-कभी चुनौती भी बन जाती है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये साफ है कि हमारे स्रोतों के अनुसार भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा संविधान में दर्ज नहीं है। हिंदी एक महत्वपूर्ण आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी भी साथ में है और राज्यों को अपनी भाषा चुनने की आज़ादी है। बिल्कुल, और अंग्रेजी का बने रहना एक जटिल राजनीतिक और सामाजिक समझौते का नतीजा था, कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं। सही कहा। और अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि अपनी मातृभाषा से लगाव होना तो स्वाभाविक है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या हम इस भाषाई विविधता को, जो भारत की पहचान है, उसे एक बोझ या बंटवारे का कारण मानने की बजाय अपनी सामूहिक शक्ति बना सकते हैं? एक अहम सवाल है। क्या भाषा हमें जोड़ने का काम कर सकती है, तोड़ने का नहीं? ये विचार करने वाली बात है।